हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने कल देखा था विश्व और भारत के जितने भी हमारे प्रश्न बने थे भूगोल से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हमने देखा था। तो आज हम उससे आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने पहले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए थे और इसलिए हम लगातार आपके लिए ये सीरीज जारी करेंगे। सबसे पहले जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें विश्व और भारत के जितने भी आज तक 2011 से लेके 2022 तक जितने भी आपके यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ में जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो आगे प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी की चर्चा करें। तो कुल मिला के हम कम से कम विश्व और भारत के भूगोल के समथिंग आपके साथ में कम से कम 200 से प्लस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और हर वीडियो में हमने 20 क्वेश्चनों को रखा है। तो आज से हमारी क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी थी, तो आज इसका हमारा दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में देखिएगा आपके सामने प्रस्तुत भी है, 2 पार्ट रहेगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं पेपरों में, ठीक है, तो आप याद रखिएगा इन बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि समुद्री चक्रवात तूफान तय कते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। ये देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया था जब पेपर में, तो पूछा गया था कि तैकते जो है वो किस सागर में उत्पन्न हुआ था, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, उसके बाद बात करें कैस्पियन सागर में या अरब सागर में। तो देखिएगा, अगर हम बात इसमें करें तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, भारत के अगर मैप की बात करूं मैं यहां से, तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर हम इस दिशा की बात करेंगे तो ये कौन सी दिशा होगी, आपकी पूरब दिशा होगी, ये वेस्ट होगी। तो अगर मैं बात करूं कि पूरब दिशा में क्या है, तो बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और बे ऑफ बंगाल की अगर मैं बात करूंगा यहां से, और यहां से अगर बात करूंगा तो ये यहाँ पर क्या है, आपका हिंद महासागर। ठीक है, कौन से महासागर है, तो आपके हिंद महासागर है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका अरब सागर। ठीक है, ये आपका क्या है, अरब सागर है। तो आपके समुद्री चक्रवात, जो चक्रवात की अगर बात करेंगे, चक्रवात का मतलब होता है सांप जैसी कुंडली, यानी कि देखिएगा चक्रवात का जो शाब्दिक अर्थ होता है सांप जैसी कुंडली। लेकिन चक्रवात जब भी आते हैं तो कैसे आते हैं, सांप जैसी कुंडली के रूप में आपके आते हैं। ठीक है, और इसी को चक्रवात कहते हैं। तो ये एरिया की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि तय कते किस क्षेत्र में आया था, तो किस क्षेत्र में आया होगा आपके। तो अगर वो आया था तो आपके पश्चिम की साइड में आया था, यानी कि इस दिशा में आपके आया था। ठीक है, इस दिशा की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम में आया था। जब भारत पर आया था ये किस दिशा में आया था, दक्षिण पश्चिम में। तो किस में आया होगा, आपको अंदाजा लग गया होगा यहाँ से किस साइड पे आया होगा, तो अरब सागर में आया होगा। किस सागर में आया होगा, आपके अरब सागर में। यानी कहां पर चक्रवात उत्पन्न हुआ था, तो उत्पन्न जो हुआ था वो अरब सागर में आपके उत्पन्न हुआ था। अब प्रश्न हमारे नेक्स्ट ये भी बन सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से देश होते हैं, अरब सागर में कौन कौन से देश होते हैं, ऐसे भी प्रश्न हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा अरब सागर है इसमें कौन कौन से देश होंगे आपके। जैसे भारत, भारत में तो आपके अरब सागर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से देश होंगे। जैसे भारत, ईरान, मालदीव, सोमालिया। ठीक है ना, ये कुछ देश हैं आपके। सोमालिया, यमन, बात करेंगे पाकिस्तान, ये सब किस साइड में आते हैं। तो प्रश्न नेक्स्ट हमारा ये भी बन सकता है कि अरब सागर की जो सीमा है वो किस देश से नहीं लगती, यानी कि अरब सागर की जो सीमा है वो किस देश से नहीं लगती है। तो ये भी तो हमारा प्रश्न बन सकता है ना पेपर में। तो देखिएगा, अरब सागर की जो सीमा है वो आपके भारत, ईरान, मालदीव, सोमालिया, यमन और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, ऐसे ही हम प्रश्न देखेंगे तो देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से किस देश की सीमा नहीं लगती है। तो बंगाल की खाड़ी की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, यहां से अगर बात करें तो देखिएगा भारत की तो सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी से, भारत लगेगी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बाद अगर बात करेंगे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका। और ये ऐसे प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी से
किस देश की सीमा नहीं लगती, या बंगाल की खाड़ी से किस देश की सीमा लगती है आपके, ठीक है। और यहां से अगर बात करेंगे, अब देखिएगा एक पॉइंट की बात करें, ये देखिएगा, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, और ये आपका अरब सागर है। अगर इन तीनों की बात करेंगे तो हिंद महासागर की अगर यहाँ पे बात करेंगे, ये देखिएगा, यहां से अगर बात करेंगे तो ये क्या है, आपकी श्रीलंका है, ठीक है। क्या है आपके, श्रीलंका। तो श्रीलंका को प्राचीन समय में क्या कहते थे, तो श्रीलंका को प्राचीन समय में सीलेन के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, सीलेन के नाम से जानते थे। और अगर पूछा जाए कि कन्याकुमारी का आपने नाम सुना होगा, तीन सागरों का संगम कहते हैं कन्याकुमारी, तो वो तीन सागर कौन कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। यानी कि कन्याकुमारी को तीन सागरों का संगम कहते हैं, उसमें आपके शामिल है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, उसमें आपके सागर शामिल है। अब प्रश्न हमारा ये भी बन सकता है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, अरब सागर की रानी आपके कोची को कहते हैं, ठीक है। तो अरब सागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो उसी के लिए मैंने आपको इन प्रश्नों की चर्चा की थी। अगर मैं कैस्पियन सागर की बात करूं तो देखिए, कैस्पियन सागर का भी एक अच्छा नाम आता है आपके अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं कैस्पियन सागर की जो सीमा लगती है वो कितने देशों से लगती है, तो देखिएगा, रूस से लगती है, ईरान, आपके अजरबैजान से लगती है, अजरबैजान से लगती है, कजाकिस्तान, और आपकी तुर्कमेनिस्तान। किससे लगती है, आपके तुर्कमेनिस्तान से लगती है। तो कितने देशों से सीमा लगती है आपके कैस्पियन सागर की, तो कैस्पियन सागर की सीमा आपके 5 देशों से लगती है, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और आपके अजरबैजान, ठीक है। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि जितने भी देश हमने यहाँ से पढ़े हैं उन सबकी कैपिटल करेंसी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में हमारे क्वेश्चन कैपिटल करेंसी से भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रश्न को पूरी तरह से देखा, और हमारा प्रश्न एक छोटा सा था कि जो तैकते जो आपके चक्रवात जो आया था वो कहाँ पर आया था, ठीक है। चक्रवात जो होते हैं उसका शाब्दिक अर्थ होता है सांप जैसी कुंडली, ठीक है। और कुंडली जो लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम चक्रवात बोलते हैं। तो ये आपके कहाँ पर उत्पन्न हुए थे, अरब सागर में उत्पन्न हुए थे। इस तरह हमने कंप्लीट प्रश्न को देख लिया है। पढ़ने के लिए तो अभी इसमें बहुत कुछ हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के लिए इतनी ही जरूरत है, इससे तो बहुत ज्यादा जरूरत से बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने पे ही सब कुछ है ना। पढ़ोगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम अधिकारी बन जाएंगे ना तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना पढ़े कोई अगर आपसे कह दे कि भाई मेरा बिना पढ़े सिलेक्शन हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बगैर पढ़े आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। किसी भी कीमत पे बगैर पढ़े सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को ये नहीं पता कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से देश स्थित हैं तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो पढ़ेगा तभी तो उसको, जब वो मैपिंग करेगा तभी तो वो जान पाएगा ना कि इस प्रश्न का जो हल निकलेगा वो क्या निकलेगा, किस तरह से एक प्रश्न हल होंगे। अभी प्रश्न जब भी पेपर में पूछा गया होगा तो एक करंट अफेयर्स के रिलेटेड रहा होगा, ठीक है। और उसने पूछा कि किस सागर में उत्पन्न हुआ, तो ये देखिए करंट अफेयर्स से भी ज्योग्राफी को रिलेटेड किया जाता है, हिस्ट्री को रिलेट किया जाता है, इकोनॉमिक्स को तो करा ही करा जाता है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर है, उसके बाद उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हम देखिएगा, जो हमारे एक एग्जाम होते हैं, जैसे एक तो मेंस के एग्जाम होते हैं, लेकिन अगर हमें प्री एग्जाम को निकालना है तो कम से कम हमें क्वेश्चनों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने से हमारे लिए जो ही नहीं कि चैप्टर वाइज पढ़ने से हमारा पेपर आ जाए अच्छी तरह से, इसलिए हम इस पे फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और रीड क्या है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर ही सबसे बड़ी रीड होती है आपके, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये बात जरूर याद रखिएगा। ये स्पेशलिटी है आपकी आरओ एआरओ पीसीएस की नहीं वो लगा देता है। अब इसमें कोई व्यक्ति पढ़ेगा वो ये पढ़ लेगा कि भाई कहाँ पर है, कौन सा नदी के तट पर है, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछा है कि कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर नहीं है, ठीक है। अगर भिलाई की बात करेंगे तो भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, आपके छत्तीसगढ़ में।
और भिलाई को स्थापित किया गया था सोवियत संघ रूस की सहायता से। कहां से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ रूस की सहायता से इसे भारत में स्थापित किया गया था। ठीक है। बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो आपके झारखंड में है, और बोकारो को भी सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यानी कि जो भी लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए थे वो किसी ना किसी देश की सहायता से लगाए गए थे। वर्तमान समय में हम इसको क्या कहते हैं? तो वर्तमान समय में इसको हम रूस कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम इसे क्या बोलते हैं? रसिया बोलते हैं। ठीक है, रसिया बोलते हैं इसको हम। जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर भी आपके कहां पर है? झारखंड में है। भद्रावती आपके, तो भद्रावती जो है वो भद्रावती नदी के किनारे है। जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर को देख लेते हैं, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है। और बोकारो की अगर बात करेंगे तो बोकारो आपकी दामोदर नदी के किनारे है, दामोदर नदी। तो कौन सा संयंत्र ऐसा है जो कि आपके नदी के तट पर नहीं है? किसके तट पर नहीं है? नदी के तट पर नहीं है। ऐसा संयंत्र कौन सा होगा? तो देखिएगा, आंसर होगा आपका भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, वो किसी नदी के किनारे नहीं है। यानी कि कहां पर है? आपके छत्तीसगढ़ में। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में है या किस नदी के तट पर है? तो बन सकता है इनमें से कोई नहीं, किसी भी नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से युग्मों में से सुमेलित नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि आरओ की स्पेशलिटी है नहीं में, यानी कि वो हाँ नहीं पूछता, वो नहीं पे पूछता है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, वो नहीं पर जोर देता है, लेकिन अन्य एग्जाम जो है वो हाँ पर जोर देते हैं। रबड़ की बात करेंगे तो ये फसल है, ये देश है जिसमें उत्पादन होता है। ठीक है, रबड़ की बात करेंगे थाईलैंड में होता है, तो बिल्कुल ठीक है, रबड़ कहाँ पर होता है? थाईलैंड में होता है। लेकिन कहवा की बात करेंगे यानी कि कॉफी की बात करते हैं तो मंगोलिया में होता है। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। तो भाई मंगोलिया में तो नहीं होता है, यही हमारा क्या है, लेकिन यहाँ पर गलत है। लेकिन आंसर क्या होगा हमारा? बी वाला ही सही होगा, क्योंकि मंगोलिया में ना होकर ये कहाँ पर होता है? आपके ब्राजील में होता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी जो होती है वो कहाँ पर होती है? आपके ब्राजील में होती है। जैतून जो होता है वो आपके स्पेन में होता है, तो ये भी ठीक है। गन्ना ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ब्राजील जो है उसमें कॉफी, देखिएगा कॉफी, ठीक है ना, कॉफी और गन्ना सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। कॉफी को बोलते हैं कहवा के नाम से जानते हैं, और कॉफी में एक नशीला पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं कैफीन। क्या कहते हैं? कैफीन कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करें तंबाकू जो होती है उसमें भी एक नशीला पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? हम निकोटीन कहते हैं। तो याद रखिएगा, तंबाकू में जो नशीला पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निकोटीन कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें कि देखिएगा, कॉफी में कैफीन नशीला पदार्थ होता है और तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें अफीम, अफीम में कौन सा पदार्थ जो होता है वो आपके कैसा होता है? नशीला होता है। तो उसको हम बोलते हैं मार्फिन। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मार्फिन। तो जो मार्फिन पदार्थ है अफीम में वो क्या होता है? नशीला होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है। और कॉफी की बात करेंगे तो क्या होता है? कैफीन होता है। ठीक है, कॉफी इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहां पर होता है? आपके, ठीक है, कर्नाटक में होता है। कहां पर होता है कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन? कॉफी का जो सबसे अधिक उत्पादन जो भारत में होता है वो कहां पर होता है? आपके कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन होता है आपके कॉफी का। चाय की बात करेंगे, चाय भारत में सबसे ज्यादा असम, असम के जोरहट में। और कॉफी के लिए जो जिला आपके कर्नाटक का प्रसिद्ध है उसे हम कहते हैं चिकमगलुरु जिला। कहां पर है? आपके कर्नाटक में। तो याद होना चाहिए हमें इन सभी बातों को, यानी कि इन सभी बातों पे देखिए, कहवा सबसे ज्यादा कहां पर? आपके कैफीन में होता है। उसके बाद तंबाकू में क्या होता है? तो तंबाकू में आपके निकोटीन होती है। और अफीम में क्या होती है? तो अफीम में होती है मार्फिन। और अफीम किससे निर्मित होती है? तो अफीम आपके पोस्ता से बनती है। अफीम किससे बनती है आपकी? तो अफीम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? आपके पोस्ता से अफीम का निर्माण होता है। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा
वो क्या होगा, कहवा। ये सही नहीं है क्योंकि ये कहाँ पर है, आपके मंगोलिया में ना होकर कहाँ पर है, आपके ब्राजील में है। इन क्वेश्चनों की स्पेशलिटी है, इसी प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आरओ आरओ के पेपर में। तो आपकी तैयारी की मजबूत नींव रखने के लिए हम आपको दिखा भी रहे हैं और आपको पूरी डिटेल में बता भी रहे हैं कि इन्हीं प्रकार से या इसी प्रकार से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप जितने से ज्यादा हो सके इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ें, क्योंकि अब एक प्रश्न अगर पूछा जाता है जैसे एग्जाम में, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, वो 4 प्रश्नों को एक साथ में ले रहा है, यानी कि 4 प्लेस आपको पता होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी यहां से निकालना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से बाघ अभ्यारण्य, यानी कि बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है, अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या संजय दुबरी आपका बाघ अभ्यारण्य। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी वो 1973 में की गई थी और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को हम क्या बनाते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं। तो दो बातें याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी वो 1973 में की गई थी और 29 जुलाई को हम बाघ दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दो बात आप याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो भारत में अभी कुल मिला के आपके टाइगर रिजर्व 54 हो चुके हैं। ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं भारत में। तो प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। कहां पर पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो देखिएगा माधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय, ये सब कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। फिर ये कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये है कहां पर आखिर। ठीक है, तो ये कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व यानी कि यूपी के टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है, और उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क भी है जिसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क। दूसरे की अगर बात करेंगे तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये दूसरा आपका उत्तर प्रदेश का। तीसरे की बात करेंगे तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और अभी आपका बनाया गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके चित्रकूट यानी कि इलाहाबाद से 90 किलोमीटर दूर है, आपके प्रयागराज से। पीलीभीत की बात करेंगे तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपके पीलीभीत में है। ठीक है, और अमनगढ़ की बात करेंगे तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है, बिजनौर में है। और दुधवा नेशनल पार्क का अगर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कहां पर है आपके टाइगर रिजर्व, तो एक टाइगर रिजर्व जो है वो आपके कहां पर है, लखीमपुर खीरी में। कहां पर है, आपके खीरी में, यानी कि लखीमपुर खीरी में है। तो देखिएगा ये जो 4 टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व आते हैं। ठीक है, यहां से अगर बात करेंगे तो ये आपके जो टाइगर रिजर्व है आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ के हैं, आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ओके, तो आपको याद हो चुका होगा कि उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व अमनगढ़ नहीं है क्योंकि ये कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। और टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की थी हमने वो 1973 में 29 जुलाई को की थी। ठीक है, 29 जुलाई को पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं और यूपी के टाइगर रिजर्व हैं। ओके, अगर मैं बात करूंगा कि भाई ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व को कब कब शामिल किया गया, तो 1987 में सबसे पहला टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था और रानीपुर को 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। ठीक है, आप बताएंगे कि पीलीभीत कब शामिल किया गया, चलो पीलीभीत बता देते हैं, 2014 में शामिल किया गया। आप बताएंगे कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश में दर्जा कब मिला टाइगर रिजर्व का, जो कि बिजनौर में आता है। और कल हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि गंगा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपके बिजनौर से ही प्रवेश करती है गंगा रिवर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा
इसी में एक कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर परियोजना जो थी वो 1973 में आई, लेकिन प्रश्न अगर बना दिया जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। ठीक है, कब आया था, 1973 में। अब देखिएगा ये भी प्रश्न कुछ इसी प्रकार का है, स्पेशलिटी है आपके किसकी, आरओ के पेपर की। ठीक है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। तो एक प्रकार संगठन दे रखे हैं, दूसरी तरफ सूची उसका स्थापना वर्ष दे रखा है, यानी कि ललित कला अकेडमी हो गई, संगीत नाटक अकेडमी हो गई, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय हो गया, सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र हो गया। तो देखिएगा सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना की गई थी वो सिंपल सीधी सीधी की गई थी आपकी। ठीक है, यानी कि चौथे का यानी कि फोर का क्या होगा, फोर होगा, तो देखिएगा फोर का फोर आपका कौन सा मिल रहा है, यानी कि फोर का फोर की अगर बात करेंगे तो आपका जो मिल रहा है, ठीक है, इसमें देखिएगा ललित कला अकेडमी की अगर बात करेंगे तो 1952, एक सेकंड, ठीक है, ललित कला अकेडमी की बात करेंगे तो यहां से देखते हैं कि ललित कला अकेडमी की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी 1952 में हुई थी, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय 1959 में हुआ था, यानी कि सांस्कृतिक जो होता है वो आपका यहाँ पर हुआ था। यानी कि ऑप्शन देखिएगा सब मैच करेंगे एक ही प्रकार से, यानी कि सेम सेम ऑप्शन है, तो सिर्फ आपके लिए समझना था इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन की कोई सी बात ऐसी नहीं है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 इसका क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा जो है वो कौन प्रदान करता है, सबसे सिंपल प्रश्न है, इससे ज्यादा सिंपल प्रश्न हो नहीं सकता, क्योंकि विटामिन जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। देखिएगा कट कर दिया कि विटामिन जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तो देखिएगा याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन होते हैं। देखिएगा अगर मानव शरीर में हम दो चीजों की बात करेंगे, एक तो बात करते हैं ओवरऑल कि मानव शरीर की बात अगर आ गई, जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, सभी लोगों को जाना पड़ेगा, जो नहीं गए उनको भी जाना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। तो मानव शरीर की कुछ थोड़ी सी बात करते हैं और आप लोगों को एक अच्छे वे में समझाते हैं। देखिएगा कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर जो होता है, अगर हमारा जो थर्मामीटर से जो हमारा बुखार जो हमारा फीवर नापता है वो क्या करेगा, डॉक्टर फॉरेनहाइट में बताएगा। फॉरेनहाइट में जब बताता है कि डॉक्टर तुमको 100 डिग्री बुखार हो गया है, तो 100 डिग्री बुखार आदमी क्या होता है कि जो इंसान होता है वो परेशान होता है कि मुझको 100 डिग्री बुखार हो गया, जल्दी से मैं दवाई ले लूं। अगर वही बुखार वो डिग्री सेंटीग्रेड में बताएगा तो कोई भी दवाई नहीं लेगा, व्यक्ति कहेगा मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि आप देखिएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, फॉरेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में मानव शरीर का ताप कितना होता है, तो इस बात को भी हमको याद रखना होता है। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं फॉरेनहाइट में बताते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो तो पूरी तरह से जल्दी से दवाई लेके चले आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मानव शरीर की अगर बात करेंगे तो 3 पैमाने हमारे पास में होते हैं। तो 3 पैमाने में कौन कौन होता है, एक तो होता है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना, एक होता है डिग्री फॉरेनहाइट पैमाना, और एक होता है केल्विन। तो मानव शरीर की अगर डिग्री सेंटीग्रेड बात करेंगे तो 36.9, यानी कि कह सकते हैं अप्रोक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फॉरेनहाइट में बात करेंगे तो 9.8 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। और केल्विन की बात करेंगे, केल्विन में टेम्परेचर कितना होता है, 310 केल्विन होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, फॉरेनहाइट में कितना है। जैसे अगर मैं पूछूं कि अगर मैं कह दूं कि मानव शरीर का, ठीक है, मानव शरीर का तापमान, या पानी का तापमान कर देते हैं, पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो भाई मेरे फ़ारेनहाइट में बताइएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइएगा कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फार्मूला लिखना है, C/5 F माइनस 32/9। टी की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, यहाँ पे हमने 100 को रखा, यहाँ पे 5 को रखा, F माइनस 32/9 इन चीजों को रखा, इससे इसको कट कर दिया। 20 की गुणा 9 से करेंगे 180, 180 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा आपका। यानी कि 100 का टेम्परेचर सेंटीग्रेड से कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, 212 हो गया। यानी कितना बढ़ गया, 112 डिग्री बढ़ गया था। ठीक है, तो ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं, तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर मानव शरीर की थोड़ी सी बात आ गई, तो हमने कुछ पॉइंट भी यहाँ से पढ़ लिए, क्योंकि हमें पेपर के लिए प्रश्न बनाने हैं और हम पेपर के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी हमारा सिलेक्शन हो, क्योंकि हमारा काम है अपना कर्तव्य करना, ऊपर वाले पर निर्भर करेगा कि सिलेक्शन देना है या नहीं। अगर हम कर्तव्य भी नहीं करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला है वो क्या करेगा, यानी कि बिना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बिना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक उपभाग नहीं है। मैंने क्या बताया, स्टेटमेंट लेवल क्वेश्चनों में भी बात करता है तो नहीं की बात करता है, हाँ की बात नहीं करता है। ठीक है, किसकी बात करता है, नहीं की बात करता है। ठीक है, देखिएगा, बताइएगा कौन सा होगा आंसर इसका। ठीक है, ओके, चलिए। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात करी जा रही है। इसमें दो शब्द अगर हम बात करें कि सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा। दूसरे अगर हम इसमें प्रश्न की बात करें, कंफ्यूजन आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया। जब ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं तो स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि आखिर अब हम इन सवालों का क्या करें। और ये जब पेपर में आते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंफ्यूज हो हमारा बनता भी है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट को कहते हैं। लेकिन पारिस्थितिकी शब्द की बात करेंगे तो किसने दिया, एजी टेंसले ने ये शब्द दिया था। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आपके जंगल हो गए, घास के मैदान हो गए। ठीक है, घास के मैदान हो गए, रेगिस्तान आपके हो गए। ठीक है, पर्वत हो गया आपका। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आपके यही सभी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न है कि कौन सा नहीं है, तो देखिएगा सागरीय आपका नहीं है। ठीक है, सागरीय नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा आपका पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है आपका, महासागर। महासागर, या हम बोल सकते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं समुद्र। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है, हमारा समुद्र है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक अलेक्जेंडर बाम हमबोल्ट को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द दिया था वो एजी टेंसले ने दिया था। और घास, जंगल, रेगिस्तान, पर्वत जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणी में आते हैं। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है, महासागर। और आपका समुद्र कुछ भी इसमें बोल दो, ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपस्थित क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। क्योंकि समुद्र कितना है आपका, पूरे भाग का 71% भाग पर क्या है, समुद्र है। और 29% पर क्या है आपका स्थल मंडल है। ठीक है,
ये तो आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पे देखिएगा नहीं 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 पूछता है, हाँ वाले क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, देखिए स्पेशलिटी देखिएगा आप लोग, इनकी इतनी सुपर स्पेशलिटी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कह रहा है कि सूची ए से सूची बी को सुमेलित करना है कि न्यू साउथ वेल्स जो है उसकी राजधानी शहर है। ठीक है, इनकी ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है कुछ आपके, और राजधानी शहर है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों की राजधानी पूछ ली है, देशों की भी राजधानी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है, कैनबरा है। हम मुद्रा की बात करेंगे तो क्या आपके डॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपके कैनबरा। हम मुद्रा की बात करेंगे क्या है आपके डॉलर है। ठीक है, और अगर बात करेंगे एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो आप लोग जानते ही हो कौन सा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका एशिया महाद्वीप है। तो प्रश्न यह है कि न्यू साउथ वेल्स, तो न्यू साउथ वेल्स की अगर बात करें कहां पर है, आपके सिडनी में है। कहां पर है, आपके सिडनी में है। क्रिसलैंड की बात करेंगे तो ब्रिस्बेन कैपिटल है इसकी। विक्टोरिया की बात करेंगे तो सभी को पता है मेलबॉर्न में आता है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो पर्थ में आता है। तो देखिएगा पहले का अगर सेकंड की बात करेंगे तो यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ठीक होगा। यानी कि इससे हमने देख लिया। अगर हमें ये सवाल सबसे कठिन भी होते हैं और ये सवाल सबसे खतरनाक भी होते हैं और सबसे सरल भी होते हैं। अगर हमें इसमें से सिर्फ न्यू साउथ वेल्स ही अगर पता होता तो इसका आंसर डायरेक्टली सी लगा सकते थे, जरूरत नहीं है पूरे सवाल करने की। अच्छी बात है कि अगर आपको पेपर में पूरा सवाल पता है तब और अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शन मिल सकते हैं एक साथ में। ठीक है, कि दो ऑप्शन एक साथ में मिल सकते हैं, तो इस तरह भी अगर पता होता है तो ठीक है। लेकिन अगर एक पता है और ऑप्शन अलग अलग है सबके, तो ये भी बन सकता है कि भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई, किस वर्ष की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग किस वर्ष स्थापना की गई थी, तो स्थापना की गई थी 2017। कब स्थापना की गई थी, तो स्थापना की गई थी 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 2017 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। वन लाइनर प्रश्न था, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया था। ठीक है, ये भी आपका सिर्फ फसलों से एक संबंधित प्रश्न बनता है और ये डायरेक्टली पूछा गया था। कब शामिल किया था, कब अधिनियमित किया था इसको, 2001 में। ठीक है, कब शामिल किया था, तो इसको 2001 में शामिल किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, कहां पर है आप बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है हमारा कि कहां पर है आपके, यानी कि इसको हम बोलते हैं सिडबी। तो एक कई बार छोटे छोटे पेपरों में भी प्रश्न बनते हैं, यानी कि सिडबी। ठीक है, सिडबी अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो आपके सामने फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, लखनऊ में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो आपके कहां पर है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। कब की गई थी, लखनऊ में की गई थी। और ये देखिएगा इसका मुख्यालय कहां पर है, आपके लखनऊ में। अगर पूछा जाता है ज्योग्राफी के अंतर्गत कि भाई लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, तो गाजियाबाद की बात करेंगे हिंडन रिवर के किनारे है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। और अगर बात करते हैं कानपुर, तो कानपुर आपके उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है गंगा नदी, और गंगा नदी के किनारे आपका क्या है, कानपुर। और उपयुक्त में कोई नहीं, तो कोई सी नदी नहीं है, तो वही बात है कि कोई सा आंसर भी नहीं होगा आप लोगों का, है ना। उपयुक्त में क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये सब प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही कम होता है उत्तर प्रदेश के एग्जामों में, ये मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में नन ऑफ दिस का आंसर बहुत ही कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर बिहार वगैरह की तैयारी करेंगे
तो हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो मैंग्रोव का क्या होता है, मैंग्रोव वो होता है जहां पर बहुत सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, यानी कि मैंग्रोव हम उसे कहेंगे जहां पर सदाबहार वनस्पति मिलेगी। सदाबहार वनस्पति जहां पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैंग्रोव। ठीक है, उसे हम मैंग्रोव कहते हैं जहां पर सदाबहार वनस्पति मिलती है। तो गोदावरी नदी के डेल्टा पर पूछ रहा है। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आप एक पॉइंट समझिएगा इस बात में, देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात करेंगे तो आपके 1465 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। अब आप एक प्रश्न याद से सुनिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है। उसके बाद अगर बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो तो होगी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी आपकी कौन सी है, गोदावरी है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तथा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी क्या है, गोदावरी है ना आपके। और आपके कहां से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर में नासिक से निकलती है, जिसकी नदी घाटी पर लाल प्याज बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में लाल प्याज का क्षेत्र जो होता है वो सबसे ज्यादा आता है। और इसमें पूछा है कि गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है कौन सा मैंग्रोव है, तो आपका कोरिंगा जो है वो आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है, आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये देखिएगा कितना बड़ा प्रश्न है। ठीक है, देख के क्या डर लगने लगा इस प्रश्न को, कोई बात नहीं, हमारा काम ही है कि डर को भगाना, क्योंकि हम हैं स्टूडेंट और हम इसको पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न बहुत ही खतरनाक है, आप इसको कर सकते हो। अच्छे से देखिएगा किसके संदर्भ में पूछा है, तो भाई वाणिज्य के संदर्भ में पूछा है, यानी कि ट्रेड के संदर्भ में पूछा है, तो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया है कि कौन सा सही की बात कर रहे हैं। तो आप इसको पढ़िएगा, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जो वाणिज्य होता है वो ट्रेड से संबंधित होता है, व्यापार से संबंधित होता है, विभिन्न लोगों की जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए काम करता है, ये सब इसका काम होता है। तो ये क्या है आपका, ठीक है। फिर है हमारा दूसरा पॉइंट कि उपभोक्ताओं तक उत्पादकों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो बिल्कुल संबंधित है भाई, ट्रेड करेगा व्यापार करेगा तो ये भी संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए बात बी दोनों होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ओके, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, देखिएगा सही नहीं है। नहीं, हाँ वाले नहीं पूछे आते हैं, पूछे हाँ भी वाले आते हैं, लेकिन याद रखिएगा नहीं वालों का रेशियो ज्यादा है। प्रश्न है कि बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, बिल्कुल लगता है। देवा शरीफ का मेला जौनपुर में लगता है, नहीं भाई जौनपुर में नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा आपका, बाराबंकी में। ठीक है, कहाँ पर लगेगा आपका, बाराबंकी। ठीक है, कहाँ पर लगता है, बाराबंकी में। चिकित्सा का मेला फरुखाबाद में लगता है, बिल्कुल लगता है। और बिट्टूर का मेला कानपुर में लगता है, तो बिल्कुल लगता है आपके। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही नहीं होगा, यानी कि जौनपुर सही नहीं होगा। और जौनपुर को कहते हैं भारत का सिराज। क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज बोलो या भारत का सिराज बोलो, बात एक ही है। पूर्व का सिराज बोले हम या बोले भारत का सिराज। ठीक है, भारत का सिराज, तो कुछ भी बोले बात एक ही है। ठीक है, पूर्व का सिराज और भारत का सिराज। ठीक, तो भारत देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। ठीक है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन, ठीक है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय कार्य योजना को कब से लागू किया गया था, ठीक है, कब से लागू किया गया था, 2012, 2015, 2008, 2000 से। तो 2008 से, कब से लागू किया गया था, 2008
2008 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, कब से लागू किया गया? 2008 से इसको लागू किया गया। तो भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन की अगर बात करेंगे तो बहुत ही भयानक है हमारी 21वीं शताब्दी के लिए जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन पे अगर चलकर आते हैं तो इसको अगर हम बोलें तो ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। हिंदी में अगर बोलते हैं तो भूमंडलीय ऊष्मीयकरण, भूमंडलीय भूमंडलीय ऊष्मीयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमंडलीय ऊष्मीयकरण बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण में होता है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन के मतलब को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जो उत्तरदायी गैस होती है यानी कि जलवाष्प। तो आपके प्रश्न पत्र में कभी भी जलवाष्प बहुत ही कम आता है, तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो गैस होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन जिसे हम CH4 कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे उत्तरदायी गैस होती है उसमें होती है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसी आपकी गैसें होती हैं। एक गैस आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये कुछ गैसें होती हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जो बेहद क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट होती हैं इसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो जलवायु परिवर्तन, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर जो कार्य योजना जो शुरू की गई थी वो 2008 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2008 में शुरू की गई थी ये परियोजना। ठीक है, इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो आपको पता करना है कि जो इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। इसमें 1500 से अधिक द्वीप शामिल हैं, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उत्तर बताइएगा कि कौन कौन सा सही है। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इंडोनेशिया में देखिएगा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आपकी? जकार्ता, और यहां पर चलता है आपका रुपया। इंडोनेशिया में कुछ द्वीप हैं, जैसे जावा द्वीप है आपका, सेमेरू ज्वालामुखी आते हैं, सेमेरू द्वीप के अंतर्गत भी आता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि सेमेरू ज्वालामुखी कहां पर है? तो आपके इंडोनेशिया में। जावा कहां पर है? इंडोनेशिया में है। तो प्रश्न इसमें है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, तो बिल्कुल बहुत सारे द्वीपों का घर है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी आपके आते हैं। ठीक है, तो 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपको बता दें भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम कहते हैं बैरन द्वीप। तो भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम कहते हैं बैरन द्वीप, और ये आपके कहां पर है? तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक ही मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम कहते हैं बैरन द्वीप। ठीक है, और आपके इंडोनेशिया में 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दोनों प्रश्न सही हैं आपके। और जावा और सेमेरू जो है ये भी आपके इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं, सबसे बड़े द्वीपों में से आते हैं। ठीक है, कैपिटल देखा हमने। यहीं पर अगर हम देखें तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है आपके जकार्ता, तो जकार्ता में आसियान का भी मुख्यालय है। अगर और भी हम कुछ पॉइंट की बात करें तो आसियान यानी कि साउथ एशियन, ठीक है, यानी कि एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसे हम कहते हैं आसियान। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपके जकार्ता में है। ठीक है, कहां पर है? आपके जकार्ता, इंडोनेशिया में भी आसियान का मुख्यालय है आपके। बात करेंगे कब हुई स्थापना, तो हम कह सकते हैं 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी।
1967 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय हमने देखा जकार्ता में। मेंबर कंट्री की बात करेंगे, सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10। तो 10 इसके सदस्य देश हैं। इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड आपके क्या थे, संस्थापक सदस्य थे। यानी कि 10 सदस्यों में से कुछ सदस्य हैं, जैसे आपका सिंगापुर हो गया, सिंगापुर के ऊपर बात कर लेते हैं फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के ऊपर बात कर लेते हैं मलेशिया और आपके थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये सब क्या थे, इसके संस्थापक सदस्य थे। यानी कि जब घर बसा तो 5 देश इसके सदस्य थे। यानी कि जब घर बसा तो कितने देश सदस्य थे, 5 देश सदस्य थे। अब इसके सदस्य कितने हो गए, इंडोनेशिया भी है यहाँ पर सदस्य। अब अगर सदस्य देशों की बात करेंगे तो अब इसके सदस्य देश 5A वाले और 5A। तो वो सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो उनकी अगर बात करेंगे तो देखिएगा ब्रसनेई, आपकी अगर बात करेंगे वियतनाम के बाद बात करेंगे तो देखिएगा म्यांमार और आपके लाओस, और उसके बाद बात करते हैं तो आपका आता है कंबोडिया। क्या है, कंबोडिया। तो अब ये शामिल किए गए आपके, ठीक है। 1999 में कंबोडिया को शामिल किया गया था। लाओस वगैरह को 1997 में शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया और 1984 में शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा अच्छी तरह से। ये भी प्रश्न आपके बनेंगे, ज्योग्राफी में नहीं बनेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स में बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न बनेगा जरूर। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर को, लेकिन प्रश्न बनेगा जरूर। तो हमारा काम है प्रश्नों को बनाना और आपका काम है उनको समझना, और आपको पेपर देना है और आपको एग्जाम पास करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक प्रश्न सभी को पता होगा, ऐसा कोई भी एक स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये प्रश्न ना पता हो, ठीक है। आप बताइएगा, ठीक है। सबसे बड़ी पानी की झील जो है वो आपकी कहाँ पर है, मीठे पानी की झील की बात करी जा रही है, ठीक है। तो मीठे पानी की झील सभी को पता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है उसे कहते हैं भाई बुलर झील, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम, तो उसको हम कहते हैं बुलर झील। और मीठे पानी की झील की अगर बुलर झील की बात करेंगे तो कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। और प्रश्न ये भी बनता है कि बुलर झील में पानी कहाँ से आता है, तो झेलम नदी में, यानी कि झेलम नदी का ही पार्ट है आपकी बुलर झील। और झेलम नदी पर आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। एक को कहते हैं किशन गंगा परियोजना, बेहद इंपॉर्टेंट है किशन गंगा परियोजना। और दूसरी अगर बात करेंगे तो तुलबुल परियोजना। तो दो परियोजना हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके जो बुलर झील है उसमें पानी कहाँ से आता है, तो उसमें जो पानी जो आता है वो आपकी झेलम नदी से आता है, ठीक है। केरलू की बात करेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है। किस नदी से पानी आएगा, तो कृष्णा नदी से, ठीक है। ये भी प्रश्न बनते हैं कि किस नदी से पानी आता है, तो कृष्णा नदी से। नाल सरोवर की बात करेंगे तो गुजरात अहमदाबाद में है। और सांबर झील तो आपको बताइए खारे पानी की झील है, और खारे पानी की झील है तो कहां पर है, आपके राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। खारे पानी की सबसे बड़ी अगर झील की बात करेंगे तो चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। और अगर झेलम नदी की बात करेंगे तो आपके बुलर झील, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील व एशिया में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है आपकी बुलर झील। तो एशिया में दूसरी सबसे बड़ी झील और भारत में सबसे बड़ी झील आपकी आती है बुलर झील, ठीक है। कौन सी झील आती है, तो बुलर झील आती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके बुलर झील, ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाई नहीं है, ये नहीं वाला क्वेश्चन बड़ा टच करता है एग्जाम में कि भाई गर्म झरने और आपके राज्य हिमाचल प्रदेश में
मणीकरण है आपके ठीक है, क्या होगा आपके मणीकरण, लिख लेते हैं मणीकरण। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा की बात करेंगे तप्ता पानी, बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है ब्रजेश्वरी। नारायणी की बात करेंगे तो गुजरात में नहीं है, लेकिन नारायणी आपके कहां पर है, ठीक है, राजस्थान में है। कहां पर है आपके, राजस्थान में है। तो ऑप्शन कौन सा गलत होगा हमारा, नहीं है, यानी कि डी। डी की अगर बात करेंगे तो डी, ठीक है। गुजरात में अगर बात करेंगे तो देखिएगा गुजरात की, चलिए बात कर लेते हैं इसको, वरना ये लगेगा कि मेरी कोई इज्जत यहाँ पर नहीं रखी इनने। ठीक है, तो आपके दो हैं आपके गर्म पानी, एक तो ताबा है और है आपका उगाई है। ठीक है, उकाई नहीं उगाई। ठीक है, तो दो यहाँ पर हैं और ये इंपॉर्टेंट है गर्म पानी के अभ्यारण्य। ठीक है, ये पेपर में आते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाइजर कहां पर भाई मेरे, नाइजर। ठीक है, नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो नाइजर जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। किस महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और उसमें जो तेल जो पाए जाते हैं, यानी कि नाइजर रामतिल इसके बोलते हैं, कि फसलों में कितना तेल होता है। तो कितना तेल होता है आपके, 37 से 47 डिग्री तक तेल होता है। कितना होता है, 37 से 47 डिग्री तक इसमें क्या होता है, तेल होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इन प्रश्नों की बात ही अलग है आरओ के पेपर के लिए, जो कि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा अभी तक ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे आते हैं। और ज्योग्राफी में एक सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट, है ना, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। और हम पर्यावरण की सीरीज भी 2011 से लेकर 2021 तक की जितने भी प्रश्न आज तक पर्यावरण से बने हैं, उन सभी की भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। उसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी नहीं हमारे पास में। तो जैसे ही हमारा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट के बाद में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को, संविधान को। तो सभी की बारीकियों से क्लास लेके आएंगे और हम क्लास आपके लिए चैप्टर वाइज भी शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर वाइज में देखते हैं कि आपकी डिमांड किस पे आ रही है कि आपको क्या करना है चैप्टर वाइज में। ठीक है, ठीक है, देखिएगा, सूची ए से सूची बी को सम्मिलित करना है। तो ये खनिज है, उपयोग किया जाता है और जिसमें बड़े पैमाने पर, तो कौन सा खनिज जो है वो बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न है। जैसे चूना पत्थर, ठीक है, तो चूना पत्थर क्या होता है आपके, चूना पत्थर यानी कि सीमेंट से होगा, इससे संबंधित होगा, सीमेंट से होगा। कॉपर की बात करेंगे तो देखिएगा, आप लोग घर में तार लगवाते हो, कॉपर का तार अच्छा होता है, एक सिल्वर का होता है, एक कॉपर का होता है। कॉपर का तार अच्छा होता है तो वही लगवाते हैं। बॉक्साइट की बात करेंगे तो हवाई जहाज के निर्माण में, बिल्कुल। मैग्नीज की बात करेंगे तो इस्पात में। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि सही उपयोग कीजिए। अच्छा ठीक है, ये सही है, लेकिन इसके ऑप्शन जो है वो नहीं हो पाए इसमें। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन तो इसमें नहीं हो पाए, लेकिन ये कुल मिला के आपका ठीक है। ठीक है, 100% ठीक है, कुल मिला के नहीं, 100% ठीक है। कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ इस प्रश्न को लेके। जैसे देखिएगा, बिजली के तार जब हम बनवाते हैं, फ्यूज तार, है ना, उसका गलनांक निम्न होता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है वैसे ही वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, वो टूट जाता है। इसलिए हम कॉपर का तार लगवाते हैं। और कॉपर के तार क्या होते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो देखिएगा, एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो किसका अयस्क है आपके, बॉक्साइट की बात करेंगे तो किसका अयस्क है आपका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। क्या लिखते हैं, एल। एल का परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो कितना है आपका, 13। केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से खनिज से क्वेश्चन आएगा, लेकिन साइंस से हमारे परमाणु क्रमांक भी पूछे जा सकते हैं। तो एल्यूमिनियम है, क्या बनाते हैं इससे, हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, हवाई जहाज देखिएगा किस मंडल में उड़ेंगे, ये आपके ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। किस मंडल में उड़ेंगे, तो समताप मंडल में उड़ेंगे। तो हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, किस मंडल में उड़ेंगे, समताप मंडल में। अब यहाँ से और देखिएगा कैसा प्रश्न बनेगा। जैसे अगर मान ले सीमेंट, सीमेंट से कुछ प्रश्न को निकालते हैं। तो सीमेंट जो होता है, देखिएगा सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। अभी भ्रम रहता है हमको या कि सीमेंट में हम जिप्सम क्यों मिलाते हैं।
बिल्कुल ये भ्रम रहता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, जिससे वो जल्दी से चिपक जाए या जल्दी से वो ना चिपके। तो इसका रीजन बहुत कठिन है, अगर आप समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा जिप्सम, प्रश्न बनेगा कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं। तो सीमेंट में जिप्सम हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि क्योंकि मन में सोचिएगा आप क्या बोलेगा, क्योंकि सीमेंट शीघ्रता से जमे या ना जमे, शीघ्रता से ना जमे, ना जमे, यानी कि जो सीमेंट होता है उसमें जमने की प्रकृति बहुत ज्यादा होती है और उसमें जिप्सम मिला देते हैं तो सीमेंट शीघ्रता से ना जमे। इसीलिए हम इसमें जो प्रयोग करते हैं सीमेंट का, जो जिप्सम का प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो शीघ्रता से ना जमे। इसलिए सीमेंट में क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। तो सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, तो सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाते हैं कि वह शीघ्रता से ना जमे। ठीक है, इसलिए क्या मिलाते हैं हम, जिप्सम मिलाते हैं कि वह शीघ्रता से ना जमे। ओके, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जैसे परमाणु भट्टी, एक प्रश्न यहां से और बना लेता हूं, परमाणु भट्टी। अब प्रश्न ये बनता है कि परमाणु भट्टी में मंदक का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, अब परमाणु भट्टी में मंदक का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसमें भी प्रश्न बनता है। जैसे सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं कि बस शीघ्रता से ना जमे, और परमाणु भट्टी में जो आपके मंदक का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, तो इस बात पे भी प्रश्न बनता है। तो परमाणु भट्टी में मंदक का प्रयोग, मंदक के रूप में यूरेनियम हो गया, ग्रेफाइड आपका प्रयोग किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि वह न्यूट्रॉनों की गति को क्या करे, न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ा दे, न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर दे, धीमा कर दे। तो वह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर दे, इसलिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, उसमें मंदक के रूप में हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं कि न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर दे, कम कर दे। याद रखिएगा, यानी कि परमाणु भट्टी में हम मंदक का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वह न्यूट्रॉनों की गति जो स्पीडली होती है, जो तेजी से चलती है, उसको क्या करते हैं, धीमा कर दे। और सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाते हैं कि सीमेंट शीघ्रता से ना जमे, इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं, इसलिए इसमें सीमेंट मिलाते हैं, सीमेंट में जिप्सम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, सीमेंट में क्या करते हैं, जिप्सम मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉपर है, तांबा, और तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध खान है जिसे कहते हैं खेतड़ी की खान। तो खेतड़ी की खाने जो है वो आपके राजस्थान में है और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है आपके राजस्थान में खेतड़ी की खाने। तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान खेतड़ी खाने। और ऐसे राजस्थान में आपकी खाने हैं जैसे जावर की खाने। तो जावर की जो खाने हैं वो आपके सीसा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपके सभी पूछे जाएंगे पेपर में, सीसा व जस्ता के लिए कौन सी खाने प्रसिद्ध हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे भी इन प्रश्नों को देखेंगे, हम इसी में देखेंगे। तो आपको देखिएगा डिटेल पढ़ने के बाद में हमें कितना समझौता करना होगा क्वेश्चनों के साथ में, कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन पाएंगे, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो जावर खाने जो हैं वो आपके जस्ता व सीसा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये भी आपके कहाँ पर है, तो ये भी आपके राजस्थान में है। और अगर बात करेंगे खेतड़ी की खाने कहाँ है, तो खेतड़ी की खाने कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में है। इसके लिए प्रसिद्ध है आपके, तो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी चूना पत्थर आपका हो गया सीमेंट, सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आपके राजस्थान में होता है, ये भी पूछा सकता है। बिजली का जो सामान होता है उसमें कॉपर के तार का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज का निर्माण जो होता है वो एल्यूमिनियम से होता है, यानी कि बॉक्साइट से होता है। और मैग्नीज जो होता है इस्पात, इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है। पहला किसका है, तो पहला इस्पात के उत्पादन में चीन का नंबर आता है पहला। और आपकी बात करी जाए तो इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है, तो भारत का जो नंबर है इस्पात के उत्पादन में वो कितना है आपका, तो भारत का है आपका दूसरा इस्पात के उत्पादन में आपका प्लेस है। ठीक है, चलिए ओके। तो इस तरह, तो आज के जो प्रश्न है हमारी हमारी श्रृंखला आज के प्रश्नों की यहीं तक थी। आप अच्छे से अगर एकदम बने रहेंगे हमारे साथ में तो आप बिलीव रखिएगा आपका बिल्कुल एकदम सिलेक्शन होके रहेगा।
क्योंकि ये तो आपको ही पता है कि किस बेस के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कितना डिटेल पार्ट उनका पढ़ रहे हैं। अगर हम अच्छे से डिटेल पार्ट को पढ़ेंगे तो प्लीज वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और आपको सभी वीडियो देखने के बाद आप पेपर आए ना, तो मेरी गारंटी है कि पेपर को भी आप मिला लीजिएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपका कुछ भी हो, सबको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है इसको हम 20 पार्ट में, सॉरी 10 पार्टों में कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे 10 पार्टों में। और आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि पेपर के कम टाइम में, जब हमारे पास कम टाइम होगा तो कम टाइम के अकॉर्डिंग कम टाइम पे हम एक बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। किससे? नोट्स से। अच्छा, नोट्स क्यों बनाने जरूरी हैं? तो नोट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कम समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए नोट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नोट्स बनाते हैं। कम समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए तो इसके लिए क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। इसी प्रकार जितने भी आपके 2011 से लेके 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, किसमें? एनवायरमेंट में, ठीक है, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो आप बोले ना, बिल्कुल दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, वरना एक नंबर है हमारे पास में, व्हाट्सएप नंबर आप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ठीक है, आप इस पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, तो चलते मिलते हैं हम थर्ड वीडियो में, और थर्ड वीडियो के भी क्वेश्चन एकदम आपके लिए ब्रांडेड होंगे, एकदम वही क्वेश्चन जो हमारे पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे हम दोस्तों, मिलते ही हम दोबारा से, तो कहीं जा नहीं रहे हैं, बस एक दिन के लिए जा रहे हैं, दोबारा आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। बट आपसे हमारा सपोर्ट करिएगा और आपको हम पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।